क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चैप्टर सेकंड यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई 1792 से 1793 में, तो उसके बाद से जो पूरा यूरोप वाला जो इलाका है उसमें स्वतंत्रता और समानता के जो विचार हैं वो तेज़ी से फैलने लगे थे। तो इससे लोगों को ये विश्वास हो रहा था कि समाज की जो पुरानी व्यवस्था है उसे बदला जा सकता है। जो वो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इससे पहले समाज में जो कुलीन वर्ग है और जो चर्च का प्रभुत्व था, कुलीन वर्ग एरिस्टोक्रेसी और चर्च प्रभावशाली हुआ करते थे पूरे यूरोप में। लेकिन अब लोगों को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि जो व्यक्तिगत अधिकार है और सामाजिक न्याय है उसकी मांग हम कर सकते हैं। और फिर यहाँ बता रखा है कि जो भारत में भी ये जो राजा राम मोहन राय थे और हेनरी लुइस विवियन डिजोरियो जो थे, ऐसे विचारक हुए जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के विचारों पर चर्चा करी और सामाजिक सुधारों का समर्थन करा। फिर देखिए इसमें जो सामाजिक परिवर्तन जो था उसके विभिन्न विचार थे। कुछ रूढ़िवादी थे, कुछ उदारवादी थे और कुछ आमूल परिवर्तनवादी थे। रूढ़िवादी यानी जो कंजर्वेटिव्स थे वो पुराने सामाजिक ढांचे और परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे। वे अचानक से ये जो परिवर्तन हो रहा था उसके वो विरोधी थे। वे ये मानते थे कि परिवर्तन हो लेकिन वो धीरे धीरे हो। फिर उदारवादी आए, लिबरल आए, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समान अधिकारों के समर्थक थे। लोकतांत्रिक सुधार, डेमोक्रेटिक वो जो है सुधार वो चाहते थे। कानून के समक्ष सभी को समान मानने की बात वो करते थे। फिर आमूल परिवर्तनवादी, क्रांतिकारी विचारों वाले जो थे, रेडिकल्स थे, वो समाज में बड़े और तेज बदलाव चाहते थे। अचानक से आर्थिक और सामाजिक जो असमानता थी उसको वो समाप्त करना चाहते थे और समाज के पुनर्गठन के पक्ष में थे। तो इसी सब में देखिए रूस में भी क्रांति हुई। 19वीं जो शताब्दी की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक जो घटनाएं हुई उनमें एक रूस की क्रांति थी। तो देखिए जो क्रांतिकारी विचारधारा वाले जो लोग थे, इनके जो विचार थे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर रशियन रिवॉल्यूशन जो रूसी क्रांतियों से दिया जा सकता है। इस क्रांति के माध्यम से जो क्या समाजवाद, सोशलिज्म एक शक्तिशाली विचारधारा के रूप में उभरा और 20वीं शताब्दी में समाजवाद ने विश्व की जो पूरी राजनीति थी और समाज को गहराई से प्रभावित किया था। फ्रांसीसी तो ये पूरे इसमें ये था कि देखिए फ्रांसीसी क्रांति के बाद दुनिया में जैसे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की नई लहर शुरू हुई थी। इसी दौर में स्वतंत्रता, समानता और समाजवाद जैसे विचार विकसित हुए। समाजवाद जैसे विचार का वो जो पूरा चैप्टर इसमें आएगा कि रशियन क्रांति में वो किस तरीके से था, परिप्रेक्ष्य में था समाजवाद का विचार और जिसने आधुनिक विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि 1905 में कैसे जो रूस की क्रांति हुई, समाजवाद का क्या विचार है। ये जो लोग थे समाजवादी थे, ये किस विचारधारा को मानते थे। और फिर 1917 में जब पूरी तरीके से हटा दिया गया जो राजशाही थी रूस की, उसको रशिया की उसको हटा दिया गया। उसके बाद में कौन सी सरकार बनी, क्या वो सरकार जो अंतरिम सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी वो सफल रही या नहीं रही। उसके बाद में लेनिन जो है वो कैसे पूरी पिक्चर में आया, जो अपन जो ये पढ़ रहे हैं पूरा टाइमलाइन थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में 1928 या 29 में रशिया में बहुत गृह युद्ध की जो स्थिति थी वो आ गई थी। फिर स्टालिन आया। तो ये सब जो घटनाएं हैं क्रम से हम वो ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो देखिए जो उदारवादी यानी जो लिबरल्स थे वो समाज और शासन में सुधार चाहते थे लेकिन क्रांतिकारी बदलाव के पक्ष में वो नहीं थे। तो इनके मुख्य विचार ये थे कि वो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखते थे और निरंकुश राजाओं की जो शक्ति थी उसका वो विरोध करते थे और नागरिकों के अधिकारों की वो रक्षा करते थे। वो चाहते थे कि एक निर्वाचित संसद हो, पार्लियामेंट हो, उसकी स्थापना को वो चाहते थे। स्वतंत्र न्यायपालिका का वो समर्थन करते थे। और देखिए सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता क्या है, उस वक्त की जो स्थिति थी 19वीं या 20वीं शताब्दी, उससे पहले के भी आप ले लें तो उसमें यूरोप में एक धर्म को लेकर वो बड़े कट्टर हुआ करते थे और दूसरे धर्म को वो सहिष्णु नहीं थे। तो ये चाहते थे सभी धर्मों को समान रहे। तो यहाँ एग्जाम्पल बता रखा है, जैसे ब्रिटेन की जो सरकार है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी और जो ऑस्ट्रिया और जो स्पेन है वो कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ये ऐसे बता रखा है कि एक धर्म को लेकर थे। तो जो उसमें लिबरल्स हैं वो उन लोगों की विचारधारा ये थी कि आप सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखें
ये थे। सीमाएँ क्या थी इनकी, क्या लिमिट्स थी, क्या मतलब ये विचार जो नहीं मानते थे। देखिए जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़, इसके पक्षधर नहीं थे ये। जो लिबरल्स, जो उदारवादी जो लोग थे, ये केवल जो संपत्ति वाले जो पुरुष थे उन्हें वो मतदान का अधिकार देना चाहते थे और महिलाओं को मतदान का अधिकार देने के विरोधी थे। ये उदारवादी लोग हैं, इनकी क्या विचारधारा थी वो बता रखी है। अच्छी भी और बुरी भी, वो अपने हिसाब से देख लीजिए आप। जो महिलाओं के वोट के अधिक वो नहीं थे, संपत्ति वाले सभी लोगों, सभी वर्ग के जो लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार वो नहीं देना चाहते थे। फिर जो रेडिकल्स आए, जो क्रांतिकारी विचारधारा वाले जो लोग आए, वो समाज और राजनीति में जो व्यापक और तेज बदलाव चाहते थे अचानक से। तो इनके देखिए मुख्य विचार ये थे कि जो सरकार है वो बहुमत के समर्थन पे आधारित हो, महिलाओं को मतदान का अधिकार मिले, इसके ये पक्ष में थे। और जो ये बड़े जमींदार और जो पूंजीपति हैं, इनके विशेषाधिकारों के ये बहुत खिलाफ थे। और संपत्ति का जो अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाता है, जो समाज में गिने चुने लोगों के पास ही पूरी संपत्ति हो जाती है, तो इस तरीके से संपत्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के खिलाफ थे। और निजी संपत्ति के जो रेडिकल से विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति का जो एकाधिकार है उसके ये विरोधी थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, क्योंकि बाद में जो बोल्शेविक यहाँ आएंगे वो पूरी तरीके से निजी संपत्ति के विरोधी हुआ करते थे। तो अभी जो रेडिकल समूह है, क्योंकि इसमें भी आगे जाके आप जब रूसी क्रांति का पढ़ोगे तो आगे जाके बंट जाएंगे बोल्शेविक और मोन्शेविक, आई थिंक। फिर है रूढ़िवादी तबका, जो कंजर्वेटिव लोग थे, ये पारंपरिक संस्थाओं और मूल्यों को बनाए रखना चाहते थे। और इनके जो मुख्य विचार थे, देखिए जब फ्रांसीसी क्रांति नहीं हुई तब तक तो ये परिवर्तन के लगभग पूरी तरह ही विरोधी थे। फिर जब 19वीं शताब्दी में जब ये धीरे धीरे इनको स्वीकार करना हो गया कि भाई परिवर्तन तो आवश्यक है, लेकिन ये इनका ये जो कंजर्वेटिव लोग थे, इनका ये था कि परिवर्तन धीरे धीरे हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, अतीत और परंपराओं का सम्मान हम बनाए रखें। तो इस तरीके से तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है यूरोप में जो उदारवादी, लिबरल्स, उग्रवादी यानी रेडिकल्स और जो रूढ़िवादी विचारधारा कंजर्वेटिव्स, इन विचारधाराओं का विकास हुआ। इन तीनों के समाज और राजनीति में परिवर्तन को लेकर अलग अलग विचार थे, वो हमने पढ़े हैं। और 19वीं शताब्दी के जो अनेक जो राजनीतिक संघर्ष हो रहे थे और जो क्रांतियाँ हो रही थी, उसमें इन विचारधाराओं की शक्ति, सीमाओं और प्रभाव को स्पष्ट किया। देखिए अब तो एक लाइन में अगर हम कहें तो उदारवादी देखिए सुधार चाहते थे, और जो रेडिकल्स है वो क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे, और जो रूढ़िवादी है वो परंपराओं को बनाए रखते हुए धीरे धीरे परिवर्तन के पक्षधर थे। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। देखिए उससे पहले इधर ये मताधिकार आंदोलन है, ये पढ़ लेते हैं कि सफ्राजेट मूवमेंट कहते हैं इसे। तो वोट डालने का अधिकार पाने के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है उसे कहते हैं बेसिकली अ मूवमेंट टू गिव वुमेन्स राइट टू वोट, मतलब महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है उसे कहा जाता है मताधिकार आंदोलन, सफ्राजेट मूवमेंट बेसिकली ये है। अब देखिए टॉपिक है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो देखिए जो 19वीं शताब्दी में यूरोप में बड़े सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे। कैसे हो रहे थे? नए शहरों का विकास हो रहा था, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हो रही थी, रेलवे का विस्तार हो रहा था, और औद्योगिक और इस प्रकार एक बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति यूरोप में, पूरे यूरोप में हो रही थी। तो रूस भी कोई अछूता नहीं था। तो अब देखिए रूस का तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप देखिए कि जो औद्योगिकरण है उससे जो यूरोप के जो समाज में किस तरीके के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आ रहे थे। देखिए औद्योगिकरण हो रहा था तो इससे क्या हुआ, जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सभी कारखानों में काम करने लग गए। जो काम के जो घंटे होते थे वो बहुत लंबे होते थे और मजदूरी कम थी, और बेरोजगारी की जो समस्या है वो आम थी। और जो तेज़ी से जो औद्योगिक शहर जो विकसित हो रहे थे, जो तेज़ी से जो शहरों की स्थापना हो रही थी, ग्रामीण इलाकों में क्या है, खेती जो थी वो कुलीन वर्ग के हाथ में थी, तो और इतना अनाज होता नहीं था, तो वहाँ से लोग माइग्रेट करके इन औद्योगिक शहरों में आने लगे और मजदूर बन गए और कारखानों में काम करने लग गए। तो तेज़ी से बढ़ते जो शहर हैं उनमें आवास और स्वच्छता की समस्याएं उत्पन्न होने लग गई थी। तो जो फिर उदारवादी हैं और जो रेडिकल्स हैं वो इन समस्याओं के समाधान खोजने लगे थे। और देखिए जो यूरोप में जो 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिकरण हो रहा था, उस वक्त जो अधिकांश जो उद्योग थे वो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में थे।
तो जो लेकिन जो उदारवादी और जो रेडिकल्स है वो व्यक्तिगत प्रयास, श्रम, शिक्षा और उद्यमिता को महत्व देते थे। उनका विश्वास था कि लोगों को अगर स्वतंत्रता मिले और पूंजीपतियों को बिना बाधा व्यापार करने दिया जाए तो समाज का विकास होगा। क्योंकि ये देखिए, ये जो इनमें से जो रेडिकल्स थे या उदारवादी थे, कुछ उद्योग इनके मतलब इनके संरक्षण में भी थे। तो ये इस उद्योगों की वजह से ये अमीर हुए थे। तो ये जो निजी स्वामित्व में जो थे, ये कहते थे कि भाई आप है ना, जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं उनके खिलाफ थे और ये कहते कि भाई आप स्वतंत्रता दो तो ये जो उद्योग हैं ये समाज की दिशा और दशा बदल सकते हैं। फिर क्या था, परिवर्तन चाहने वाले जो कई मजदूर और जो कामगार हैं वो ये जो उदारवादी और रेडिकल्स जो आंदोलन चला रहे थे, इन आंदोलनों से जुड़ गए। और क्योंकि ये इन लोगों को ये विश्वास दिलाया, मजदूर लोगों को, कि जो औद्योगिकरण से समाज का विकास होगा। तो कई राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल्स 1815 के बाद में जो भी जो राजशाही स्थापित हो रही थी, उन राजशाही सरकारों को समाप्त करने के लिए क्रांति के पक्षधर थे। तो वे ऐसे राष्ट्र बनाना चाहते थे जहाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। तो इटली के जो एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता थे, गिस्सेपे मेजिनी, इन्होंने इटली को एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया। यहाँ पे ये बता रखा है। उनके विचारों का प्रभाव भारत सहित अन्य देशों के राष्ट्रवादियों पर भी पड़ा। यहाँ ये मतलब कहने का ये मतलब है कि किस तरीके से औद्योगिकीकरण से ये ना जो क्रांति हैं वो हो रही थी, किस तरीके से जो लोग हैं वो आकर्षित हो रहे थे क्योंकि वो समाज को बदलना चाहते थे। तो ये जो उदारवादी और जो रेडिकल्स है ये उद्योगों से अमीर हुए थे, तो अब ये उनसे टक्कर ले सकते थे। तो इन्होंने लोगों को अपने पक्ष में करा कि हम समाज को बदल सकते हैं, व्यक्तिगत समानता, स्वतंत्रता के अधिकार, ऐसे रास्ते उनको दिखाए और जिससे लोग इनके पक्ष में आने लगे। बेसिकली यहाँ पे ये बता रखा है। तो देखिए, कहने का ये मतलब है कि औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाए। हालांकि इससे कई समस्याएं भी आई। काम के घंटे जैसे बता रखा है लंबे होते थे और स्वच्छता और जो सफाई है उनकी वो नहीं थी। तो इसके समाधान के लिए जैसे उदारवादी, रेडिकल्स और राष्ट्रवादी जो आंदोलन है इनका विकास हुआ। मतलब कि औद्योगिकरण से क्रांतिकारी या जो ये समूह उपजे और ये क्रांतियाँ हुई वो बता रखा है। और समान अधिकारों और राष्ट्रीय एकता की मांग मजबूत हुई, ये बता रखा है। अब यहाँ पे बता रखा है यूरोप में समाजवाद का आना, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप में यहाँ समाजवाद का विचार कैसे पनपा। फ्रांसीसी क्रांति में हमने देखा था कि एक लोकतांत्रिक विचार अपना था, समानता का, बंधुत्व का फ्रांसीसी क्रांति से ये विचार आया था। अब 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो एक समाजवाद का जो एक विचार पनपा और जो रूस उसका एक प्रमुख क्षेत्र रहा, वो कैसे रहा, उसकी भूमिका कैसे बनी, ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो समाजवाद है, सोशलिज्म है, वो यूरोप में एक महत्वपूर्ण विचारधारा बन गया था। अब ये जो समाजवादी थे ये अब रेडिकल्स से इस तरीके से ये भिन्न है। देखिए, रेडिकल्स निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, हालांकि अत्यधिक संकेंद्रित हो जाए उसके वो विरोध थे। लेकिन जो ये समाजवादी लोग थे ये निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी उसके पूरी तरीके से विरोधी थे और इसे सामाजिक समस्याओं का मुख्य कारण मानते थे। तो इस बात में ये देखिए उनसे थोड़ा अलग हो गया, ये ध्यान रखिएगा। उनका मानना था, समाजवादियों का मानना था कि संपत्ति के मालिक केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और श्रमिकों के कल्याण के बारे में नहीं सोचते थे। तो वो चाहते थे कि जो संपत्ति है उसे पूरे समाज का नियंत्रण हो ताकि सामूहिक हितों की रक्षा की जा सके। यहाँ पे प्रमुख समाजवादी जो विचारक हैं वो बता रखे हैं उस समय के यूरोप में जो हुए। रॉबर्ट ओवेन हुए हैं, 1771 से 1858 इनका टाइम पीरियड रहा है। अंग्रेजी उद्योगपति थे। इन्होंने अमेरिका के इंडियाना में न्यू हार्मनी नामक सहकारी समुदाय स्थापित करने का प्रयास करा। उनका विश्वास था कि सहयोग और समानता पर आधारित समाज बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पे लुई ब्लॉन्क बता रखे हैं 1813 से 1882 इनका जीवन काल रहा है। फ्रांस के समाजवादी विचारक थे, ये फ्रांस के थे और वे चाहते थे कि जो सरकार है वो सहकारी समितियों को बढ़ावा दे। देखिए, सहकारिता का मतलब होता है जो लाभ है वो सब में बराबर बढ़ता है। तो वो सहकारी समितियों को बढ़ावा दे, इसके पक्षधर थे। इन समितियों में लोग मिलकर उत्पादन करेंगे और लाभ को कार्य के अनुसार बांटा जाएगा। ऐसे फ्रांस के जो लुई ब्लॉन्क है उनके विचार थे। फिर यहाँ पे देखिए कार्ल मार्क्स आए और फ्रेडरिक एंगल्स आए। कार्ल मार्क्स बड़े फेमस हैं, 1818 से 1882 टाइम पीरियड रहा है इनका। और वहीं फ्रेडरिक एंगल्स हैं, इनका 1820 से 1895 टाइम पीरियड रहा है लगभग। ये
समान इनका रहा है, समकक्ष रहे हैं ये। तो ये जो दो लोग थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने समाजवाद के जो सिद्धांत हैं उन्हें विकसित किया। जो मार्क्स हैं, उसमें कार्ल मार्क्स बड़े फेमस हैं। इन्होंने कहा कि जो औद्योगिक समाज है जो वो पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट है, जिसमें पूंजीपति श्रमिकों के श्रम से लाभ कमाते हैं और श्रमिकों की स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि जो निजी पूंजीवाद है ये समाप्त न हो जाए। उन्होंने श्रमिकों से पूंजीवाद और निजी संपत्ति के शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मार्क्स का लक्ष्य एक साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज की स्थापना करना था, जहाँ सारी जो संपत्ति होगी वो निजी ना होके समाज के नियंत्रण में होगी। तो देखिए, जो समाजवाद है उसने समानता, सहयोग और सामाजिक न्याय पे बल दिया। रॉबर्ट ओवन हुए, लुई ब्लांक हुए, कार्ल मार्क्स हुए, फ्रेडरिक एंगल्स हुए, ये जो विचारक थे, इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करी जिसमें निजी संपत्ति के स्थान पे सामूहिक स्वामित्व होगा, श्रमिकों का शोषण नहीं होगा। ये यहाँ पे पूरे इस टॉपिक में बता रखा है। अब देखिए, समाजवाद के लिए समर्थन कैसे आया, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। देखिए, 1870 के दशक आते आते जो समाजवादी विचार हैं पूरे यूरोप में फैल गए थे। समाजवादियों ने अपने प्रयासों को संगठित करने के लिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय, सेकंड इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया। तो जो और इंग्लैंड और जर्मनी के जो श्रमिक थे, उन्होंने बेहतर जीवन और कार्य परिस्थितियों के लिए संगठन बनाए। इन संगठनों ने ज़रूरत के समय श्रमिकों की सहायता हेतु कोष भी स्थापित करे। श्रमिकों ने जो है काम के घंटे कम करने और मतदान का अधिकार देने की मांग करी। जर्मनी में जो है श्रमिक संगठन थे, उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से मिलकर काम करा और संसद में सीटें जीतने में मदद करी। ये पूरा बता रखा है कि किस तरीके से वो जो टाइम पीरियड था 19वीं 20वीं शताब्दी में, वो समाजवादी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में कौन कौन कैसे कैसे सामाजिक पटल पे आ रहे थे। फिर देखिए 1905 तक यहाँ बता रखा है जो ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी थी और फ्रांस में जो है सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। लेकिन जो 1914 तक का जो समय है उसमें जो ये समाजवादी उस परिप्रेक्ष्य में देखो पूरे उसमें सीन में तो आ गए थे, लेकिन ये यूरोप का कोई सा भी क्षेत्र नहीं था, कोई सा भी ऐसा देश नहीं था जहाँ ये सरकार बनाने में सफल हों। लेकिन फिर भी इनके जो विचार थे, वो जो कानून और नीतियाँ बन रही थी उस वक्त उसको वो प्रभावित कर रहे थे। लेकिन फिर भी 1914 तक जो भी यूरोप में जो भी सरकारें थी वो अधिकतर रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स द्वारा चलाई जा रही थी। तो ये है कि भाई समाजवादी विचारों को जो है यूरोप के श्रमिक वर्गों का व्यापक समर्थन मिला। यद्यपि समाजवादी दल जो है 1914 तक सत्ता में नहीं आ सके, फिर भी उन्होंने श्रमिक अधिकार, मतदान के अधिकार और सामाजिक सुधार, इनके लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और यूरोपीय जो राजनीति थी उसे गहराई से प्रभावित करा था। ये सब यहाँ बेसिक बैकग्राउंड बता रखा था। अब देखिए, अब है रूसी क्रांति। इन सब में रूस में क्रांति किस तरीके से हुई। देखिए, यूरोप जो था उस टाइम पीरियड तक, ये जो 19वीं शताब्दी, उसमें सबसे पिछड़े हुए औद्योगिक देशों में से एक था। फिर फरवरी 1917 में जो अक्टूबर क्रांति हुई, उसमें जो रूस की जो राजशाही थी, रूस के राजा को जार कहा जाता था, तो जो जार का शासन है वो समाप्त हो गया। और अक्टूबर 1917 में तो समाजवादी थे, उन्होंने रूस की सरकार पे पूरा कब्जा कर लिया। तो जो फरवरी और अक्टूबर 1917 की जो क्रांति है, इन दोनों को मिला के रूस की क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के कारण हुई। इस रूसी क्रांति ने रूस में समाजवादी शासन की स्थापना करी। अब ये कैसे हुआ, 1917 तक कैसे रूस की राजशाही पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई, वो धीरे धीरे यहाँ पूरा एक्सप्लेन करा जाएगा। तो देखिए, रूसी साम्राज्य 1914 का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1914 जो है पर्टिकुलर, उसमें रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। पहले से था, लेकिन 1914 से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी। तो रूसी साम्राज्य में देखिए, जो उस वक्त का जो रूसी साम्राज्य था उसमें फिनलैंड, आज का लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ भाग, यूक्रेन और बेलारूस शामिल थे। इस जो रूसी साम्राज्य इसका विस्तार प्रशांत महासागर तक था। और जो मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट के जो देश थे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, वो भी शामिल थे, मध्य एशिया के देश, सॉरी। और जो एशिया में जो प्रमुख धर्म था वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी एक शाखा थी, रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, वो प्रमुख धर्म था। इसके अतिरिक्त रूसी साम्राज्य में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोग भी थे। ये पूरा एक मैप दे रखा है। ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा उसमें कौन सी मित्र शक्तियाँ थी, कौन सी जो सेंट्रल पावर्स थी वो बताया जाएगा। केंद्रीय शक्तियाँ और मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे वो बताए जाएंगे। तो ये मैप हम बाद में देखेंगे।
यहाँ पे अर्थव्यवस्था और समाज, भाई रूस में किस तरह की अर्थव्यवस्था थी, समाज थी, कि जो लोग हैं वो परिवर्तन के लिए आतुर हो गए। वो देखिए, जो रूस में उस समय जो है ना लोग थे, वो 85% लोग खेती पे निर्भर थे। औद्योगिकरण रूस में नहीं था। जो रूस है वो अनाज का प्रमुख निर्यातक था। किसान स्वयं के लिए भी बनाते थे और बाजार में निर्यात के लिए भी। तो अनाज का एक प्रमुख निर्यातक देश हुआ करता था। और जो उद्योग देखें तो उद्योग केवल जो प्रमुख औद्योगिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ही थे। फिर 1890 के बाद में ज़रूर रेलवे और विदेशी निवेश से उद्योगों का विकास होना स्टार्ट हो गया था रशिया में, और कोयला उत्पादन दोगुना हो गया जब विदेशी निवेश आया, और लौह इस्पात उत्पादन जो है 4 गुना हो गया। अब देखिए मज़दूरों की स्थिति क्या थी। जब पूरे यूरोप में जो औद्योगिकरण हो रहा था, तो रूस में भी हुआ 1890 के दशक के बाद में। तो जो निजी कारखानों में मज़दूरों से 10-10, 12-12 घंटे काम करवाया जाता, और कई जो छोटे कारखाने थे वहाँ 15 घंटे तक काम करवाया जाता था। और जो महिलाएं थीं उनमें पुरुषों से कम वेतन मिला था। और जो पुरुष मज़दूर थे उसमें भी वो बटे हुए थे। धातु मज़दूर थोड़े ऊपर थे, और जो अन्य मज़दूर थे वो अलग थे, थोड़े निम्न स्तर के माने जाते थे। और मज़दूर खराब कार्य जो स्थितियां थी उसके विरोध में हड़तालें भी कर दिया करते थे। अब देखिए किसान जो थे रूसी साम्राज्य के, तो अधिकांश भूमि पर जो किसान खेती करते थे, लेकिन जो ज़मीनें थी वो कुलीन और जो राजसत्ता है क्राउन और चर्च के पास हुआ करती थी। और जो किसान है वो जमींदारों से असंतुष्ट थे, उनकी भूमि अपने लिए चाहते थे। और 1902 और 1905 में किसानों ने कई स्थानों पर विद्रोह करे। यहाँ पे बता रखा है जो किसान और जो कुलीन वर्ग है उनका जो संबंध है वो फ्रांस के किसानों से भिन्न था। जो फ्रांस के जो किसान हैं वो अपने जो कुलीन वर्ग है, जो अपने नोबल मैन है, उनका वो सम्मान करते थे। लेकिन यहाँ पर जो रशिया के जो रूसी साम्राज्य के जो किसान थे तत्कालीन, वो जो अपने कुलीन वर्ग है या जो क्राउन है, वो चर्च है, उनके वो खिलाफ थे। वो उनकी संपत्ति अपने उसमें लेना चाहते थे। तो इस मायने में जो रूसी किसान हैं वो बाकी यूरोप के किसानों से अलग थे। और जो एक बात और है कि जो रूस के किसान हैं वो किसान अपनी भूमि को कम्यून यानी मीर नामक एक ग्राम समुदाय को सौंपता था। फिर एक ग्राम समुदाय के माध्यम से जो ज़मीन है वो वापस पुनर्वितरित करी जाती थी। भूमि का बंटवारा है वो परिवारों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता था। तो ये इस मायने में जो रूस के किसान हैं वो बाकी यूरोप के किसानों से अलग थे। मतलब ज़मीनों का, जो खेतों का समय समय पर पुनः वितरण किया जाता था। वो आपके लगातार वो चली आ रही है ऐसा नहीं था। अब देखिए रूस में जो समाजवाद है, सोशलिज्म इन रशिया, देखिए 1914 है, जब 1914 है उसमें, उससे पहले रूस जो है उसमें सभी जो राजनीतिक दल है उन पे प्रतिबंध था। फिर लेकिन जो 1898 में जो मार्क्स के विचारों को मानने वाले जो समाजवादी थे, उन्होंने द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स ये नामक एक पार्टी की स्थापना कर ली थी। गुप्त बैठकें हुआ करती थी क्योंकि ओपनली तो इन पे बैन था। तो यह पार्टी कार्ल मार्क्स के विचार से प्रभावित थी और गुप्त रूप से कार्य करती थी। इस पार्टी ने एक समाचार पत्र निकाला, मजदूरों को संगठित करा और हड़तालें करनी स्टार्ट करी। फिर देखिए जो 1900 में जब आए तो 1900 में एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। और यह पार्टी चाहती थी कि जो कुलीन जो जमींदारों की जो भूमि है वो किसानों में बांट दी जाए। फिर देखिए लेकिन लेनिन जो एक नेता था वहाँ का, वो उसका मानना था कि जो किसान हैं वो एक समान वर्ग नहीं है। उस वक्त क्या रशिया में जो रूसी साम्राज्य था उसमें जो किसान है वो गरीब, अमीर, मजदूर और पूंजीपति इन वर्गों में विभाजित थे। तो जो लेनिन था उसका ये मानना था कि जो सभी किसान हैं वो सामाजिक आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन जो अब देखिए यहाँ पे दो, यहाँ नाम नहीं दे रखा, लेकिन जो बोल्शेविक खेमे का मुखिया था व्लादिमीर लेनिन, उसने तो बता ही दिया। लेकिन जो जो लेनिन था वो ये कहता था कि जो अनुशासित और सीमित सदस्य वाली जो पार्टी के पक्ष में था कि कुछ ही सदस्यों को यहाँ पे मौका दिया जाए, पार्टी का सदस्य बनाया जाए बोल्शेविक पार्टी का। वहीं जो कुछ और थे, मेंशेविक नाम दे रखा है यहाँ पे, इन्होंने नाम नहीं दे रखा। जो समाजवादी लोकतंत्रवादी खेमा दे रखा है उसको, वो मेंशेविक थे वैसे वो। तो वो सभी लोगों के लिए खुली और व्यापक सदस्यता वाली पार्टी के पक्ष में थे कि जो भी अपनी पार्टी से जुड़ना चाहे वो जुड़े। तो ये एक विभेद आ गया लेनिन वाली पार्टी में। और जो अन्य पार्टी थी सोशल डेमोक्रेट, यहाँ पे बता रखा है, वैसे उसका मेंशेविक
कहा जाता है उसे, उन दोनों के विचारों में ये समय था। एक वो लेनिन किसानों को भी ये समाजवाद का हिस्सा नहीं मानता था कि भाई समाजवादी जो क्रांति होगी उसमें वो किसानों, भाई किसान उसके हिस्सेदार मने या फिर वो लड़ाई करेंगे, ऐसा लेनिन नहीं मानता था। क्योंकि लेनिन का कहना था कि भाई जो किसान हैं वो अमीर गरीब पूंजीवादी और उनमें विभक्त हैं, तो वो हमारा हिस्सा नहीं होंगे, हमारी क्रांति मजदूर ही करेंगे, ऐसा व्लादिमीर लेनिन उस वक्त मानता था। अब देखिए 1905 की क्रांति, जब 1917 में राजशाही हटी तो उससे पहले 1905 में भी एक क्रांति हो रखी थी रूस में। वो देखिए क्या थी। देखिए रूस में जो है जार का निरकुंज राजशाही शासन था, ऑटोक्रेटिक वो था, संसद कोई हुआ नहीं करती थी। तो जबकि इसके विपरीत जो अन्य जो यूरोपीय जो इलाके थे, शासक थे, उसमें संसद पार्लियामेंट की स्थापना हो चुकी थी। कहीं ना कहीं जो राजा था वो उत्तरदायी था उसके लिए। लेकिन रशिया में अभी तक निर्गुण शासन था। वो जैसा कहता जार, जो उसका महाराजा है रूसी साम्राज्य का, उसे जार कहा जाता था, बस वो जैसा कहता वैसा ही होता। तो जो उदारवादी थे, समाजवादी थे या फिर किसान थे, मजदूर थे, वो सभी संविधान की मांग कर रहे थे। अब ऐसा हुआ कि देखिए 1904 में अचानक से वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे और मजदूरों की जो वास्तविक आय है वो 20% तक घट गई। और जो पुतीलो आयरन वर्कर्स से 4 मजदूरों को निकाल दिया गया। अब तो फिर बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई। मतलब लोग कहीं ना कहीं तो परेशान थे ही, लेकिन ये एक घटना थी कि भाई ये जब 4 वर्कर्स को निकाला गया तो ये कहीं ना कहीं एक उनके गुस्सा उनका फूट पड़ा। और फिर ऐसा कहा जाता है जो ये खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई, ब्लडी संडे वाली, तो क्या हुआ, जो फादर गैपोन थे उनके नेतृत्व में मजदूर विंटर पैलेस पहुंच गए। जो जार का जो महल था विंटर पैलेस, वहाँ पहुंच गए। तो वहाँ पर क्या है, पुलिस और कॉसेक्स ने प्रदर्शनकारियों पे गोलियां चला दी। तो 100 से अधिक मजदूर मारे गए और लगभग 300 जो लोग हैं वो घायल हो गए। इतिहास में जो घटना है ये खूनी रविवार, ब्लडी संडे के नाम से जानी जाती है। और यहीं से जो 1905 की जो रूसी क्रांति हुई, ठीक है। अब इस क्रांति के परिणाम क्या हुए कि जो पूरे रूस है उसमें हड़तालें और विरोध शुरू हो गए। छात्र, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी, इन सभी ने आंदोलन को समर्थन दिया। फिर इसके उसमें जार को क्या है, ड्यूमा यानी संसद की स्थापना करनी पड़ी। लेकिन जार क्या है, किसी भी तरह का उत्तरदायी वो नहीं चाहता था। वो किसी के लिए भी वो उसको जवाब दे ही वो चाहता ही नहीं था कि वो किसी के लिए भी अकाउंटेबल हो। तो वो उसने क्या है, पहली ड्यूमा यानी जो संसद स्थापित करी थी रूसी क्रांति के बाद, जो कि खूनी रविवार से शुरू हुई थी रूसी क्रांति 1905 की। उसके बाद जो उसने ड्यूमा स्थापित करी, संसद स्थापित करी जार ने, तो वो पहली ड्यूमा उसने 75 दिनों में और दूसरी ड्यूमा उसने 3 माह में भंग कर दी। फिर मतदान कानून में भी उसने फेरबदल करके जो तीसरी ड्यूमा बनाई, उसमें रूढ़िवादी नेता कंजर्वेटिव जो उसकी विचारधारा के समर्थक थे जार के ही, उन्हीं को उनसे जगह दे दी और उदारवादी व क्रांतिकारियों को उसने बाहर रखा। अब देखिए, अब वहीं पे फिर पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, पहला विश्व युद्ध 1914 आया। तो 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे ये मैप काम में आएगा। देखिए 2 शक्तियाँ थी, 2 मेन उसमें 2 गुट थे, उनमें मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। देखिए जो पहला युद्ध जो गुट था, केंद्रीय शक्तियाँ, सेंट्रल पावर्स थी। आप यहाँ पे देखिए जो बीच में एकदम जर्मनी और ये पिंक सा है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, और बाद में ऑटोमन साम्राज्य वाला जो तुर्की है वो भी शामिल हो गया था। जो ये 3 शक्तियाँ थी, सेंट्रल पावर्स थी। और जो मित्र राष्ट्र अलाइड पावर्स थे वो देखिए ये फ्रांस था, ब्रिटेन था, बाद में रूस था, और बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हुए। अब देखिए रोमानिया जो बाद में शामिल हुए थे मित्र राष्ट्र में, तो जो यहाँ बुल्गारिया है और यहाँ ऑटोमन साम्राज्य है। देखिए पड़ोसी देश कभी भी एक गुट में कभी भी नहीं होंगे, उनमें आपस में भी रिवेलरी होती है। तो ऑब्वियसली वो उसके अगेंस्ट में, तो अगर रोमानिया अलाइड में है तो जो बुल्गारिया है वो सेंट्रल पावर्स में शामिल हो गया था, ये आप देख लीजिएगा। और ये जो ग्रे है स्विट्ज़रलैंड है, या फिर ये जो स्पेन है, ये जो अल्बानिया वाला इलाका है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे है, ये सब तटस्थ देश थे। ये पूरा मैप में यहाँ पे बता रखा है कि भाई जो फ्रांस है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है वो, और जो ये रूस है ये मित्र राष्ट्र थे। इसमें जो है रोमानिया भी शामिल हो गया था, इधर ये यूनान वाला इलाका, इटली और ये सब शामिल हो गए थे बाद में। और फिर जो सेंट्रल पावर्स है वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ये ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया, ये वाले सारे देश थे। और ये जो एकदम थोड़े वाइटिश दे रखे हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड है, वो इन सभी शक्तियों के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन ये बड़ा तटस्थ था। एक इंग्लिश में कहा जाता है आई एम स्विट्ज़रलैंड, इसका मतलब है कि मैं तटस्थ हूँ, एकदम न्यूट्रल जो रहना है उसे कहा जाता है। तो ये न्यूट्रल देश थे, ठीक है। अब वापस आते हैं टॉपिक पे कि पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य।
क्या हो रहा था। तो ये बता दिया भाई, दो गुट थे, सेंट्रल पावर्स थी और अलाइड पावर्स थी, केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्र थे। तो यह युद्ध, अब ये जो इलाके थे यूरोप के, ये इन्होंने यूरोप से बाहर एशिया में, अफ्रीका में और इधर अमेरिकी जो महाद्वीप है, इसमें इन्होंने अपने उपनिवेश बना रखे थे। तो ये युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे बाहर भी फैल गया, इसलिए इसे विश्व युद्ध कहा जाता है। तो रूस पर अब युद्ध का देखिए क्या प्रारंभिक प्रभाव क्या पड़ा। देखिए युद्ध शुरू होने पर तो रूस की जनता ने, जब है जार निकोलस द्वितीय था, उसका शुरू में तो समर्थन करा, लोगों में देशभक्ति की भावना थी और वे युद्ध जीतने की आशा कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा चलता गया, जनता का विश्वास जार से उठने लगा। जार की कुछ गलत नीतियाँ थी। देखिए कैसे जार ने युद्ध के दौरान जो ड्यूमा, जो चाहे उसने रूढ़िवादी भर रखे थे उसमें, लेकिन वो उनसे भी सलाह नहीं ले रहा था। जो सरकार के निर्णय हैं वो एक तरफा लिए गए, तो इससे जनता और नेताओं में जो है असंतोष बढ़ता गया। तो रूस में जो है, वहीं पे रूस में क्या है, जर्मन विरोधी भावनाएं बढ़ती गई। जर्मन अगेंस्ट था और रशिया जो है वो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा है। अब हुआ क्या, जो रूसी साम्राज्य की जो महारानी थी, जिसे जारीना कहा जाता है, वो जर्मन मूल की थी। तो इससे भी जनता के मन में गुस्सा था। तो इसी कारण उन्होंने जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसका नाम बदल के पेट्रोग्राड रख दिया था। और जो जार की पत्नी, जैसे मैंने बताया, महारानी जारीना थी, अलेक्जेंड्रा, वो जर्मन मूल की थी, इसलिए लोगों को उन पे संदेह था। और जो जार और जारीना थे, उन पे एक रासपुतीन नामक सन्यासी था, उसका बड़ा प्रभाव था, उसके विचारों से बड़े वो इन्फ्लुएंस्ड थे। तो इससे भी राजशाही की छवि जो है वो जनता के बीच में ख़राब होती गई। फिर देखिए जो पश्चिम और पूर्वी मोर्चे पे देखो जो युद्ध चल रहा था, उसमें भी देखिए उसकी स्थिति बता रखी है यहाँ पे। देखिए जो, अगर आप ये मैप देखें, देखिए पश्चिमी वाला ये जो फ्रांस वाला, ये जो जर्मनी और जो ऑस्ट्रिया हंगरिया से लड़ाई हो रही है, ये फ्रांस वाला है, और पूर्वी आप देखें तो रूसी साम्राज्य है। अब देखिए जो फ्रांस वाले जो ये वाला जो बॉर्डर है, जो पश्चिमी हो गया ये मैप के हिसाब से, तो जो पश्चिमी जो मोर्चा है, जो वेस्टर्न फ्रंट है, वहाँ पे जो सैनिक है वो खाइयों में लड़ते थे, तो वो फिर भी युद्ध जीत रहे थे। लेकिन जो पूर्वी मोर्चे हैं उस पर जो बड़े युद्ध हो रहे थे, और वो जो रूस है वो 1914 से 1916 के बीच में है ना, काफ़ी बार जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हाथों कई बड़ी हार उसे मिली, ये बता रखा है। और 1917 तक लगभग जो 70 लाख 7 मिलियन सैनिक युद्ध के मारे जा चुके थे और घायल हो गए थे रूसी साम्राज्य के। तो अब देखिए, अब जो पीछे जो जर्मनी और जो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो सैनिक थे, वो लगातार रूस के सैनिकों को हराते जा रहे थे। तो जो रूस की जो सेना है पीछे हटती जा रही थी। अब ये कि भाई एकदम आगे तक, राजधानी तक ना आ जाए, तो जो रूस के सैनिक क्या है, जो रूसी सेना है, वो जब पीछे हट रही थी तो वो फसलें और भवन नष्ट करती हुई आ रही थी, ताकि दुश्मन उनका उपयोग नहीं कर पाए। अब इससे क्या हुआ, वो कर तो सही रहे थे, लेकिन जनता पे ये प्रभाव हुआ कि 30 लाख जो लोग हैं, 3 मिलियन लोग हैं, वो शरणार्थी बन गए। उनके जो भवन है, उनकी फसलें, उनके रहने का जो घर है, वो सब नष्ट हो गए। तो जनता का जो अब है, सरकार और जो जार है, उस पर विश्वास समाप्त हो गया। सैनिक भी अब बहुत लंबा युद्ध लड़ रहे थे, 1914 से 1917 आ गया, तो वो युद्ध लड़ने के इच्छुक थे नहीं। देखिए मनोबल भी तभी बना रहता है जब आप कहीं जीत रहे हो, तो वो भी नहीं है। दूसरा, उद्योगों पे देखिए क्या प्रभाव पड़ रहा था। देखिए उद्योग जो थे, वो रूस के उद्योग पहले से कम विकसित थे, हमने देखा इतना औद्योगिकरण था नहीं। फिर बाल्टिक सागर पर जब जर्मनी का नियंत्रण हो गया, तो रूस को जो औद्योगिक सामान मिलना बंद हो गया, मशीनें ख़राब हो गई, नई मशीनें मिल नहीं रही थी। 1916 तक जो रेलवे का जाल जो रूस में बिछाया गया था, वो भी कमज़ोर पड़ने लगा। और जो अधिकांश जो सक्षम पुरुष थे, उन्हें युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया गया। तो जैसे उद्योग और खेतों में मज़दूरों की कमी हो गई, सेना के लिए, और जो अनाज है उसकी कमी हो गई, क्योंकि बड़ी मात्रा में अनाज वहाँ सैनिकों के लिए भेजा जाने लगा। शहरों में रोटी और आटे की भारी कमी हो गई। तो 1916 की जो सर्दियाँ हैं, उसमें रोटी की दुकानों पे दंगे होने लग गए थे। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के जो हैं परिणाम क्या हुए। देखिए रूस को लगातार सैन्य हार मिली, लाखों सैनिक मारे गए, और उद्योग और परिवहन व्यवस्था कमज़ोर हो गई, खाद्य संकट बढ़ गया था, महंगाई बढ़ गई थी, जनता का जार पे विश्वास समाप्त हो गया। यही परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं आगे चल के 1917 की रूसी क्रांति का मुख्य कारण बनी। तो यहाँ हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी किस तरीके से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को गंभीर रूप से कमज़ोर कर दिया। लगातार जो सैन्य हार हो रही थी, खाद्य संकट, महंगाई और जार की जो निरंकुश नीतियाँ थी, इसके कारण जनता का विश्वास पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और यही
परिस्थितियाँ 1917 की जो फरवरी और अक्टूबर की रूसी क्रांति का आधार बनी। इससे पहले देखिए हमने जो 1905 की जो क्रांति जो रूस की पड़ी, जो खूनी रविवार ब्लडी संडे, उससे जो है रूस में ड्यूमा की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और जो 1917 की जो फरवरी और अक्टूबर की क्रांति हुई उससे रूस की राजशाही पूरी तरीके से हट गई थी। अब देखिए जो पेट्रोग्राड में फरवरी क्रांति जो हुई वो कैसे हुई, देखिए इसकी पृष्ठभूमि देखिए, बैकग्राउंड क्या था इसका कि 1917 की जो सर्दियाँ उसमें पेट्रोग्राड है उसमें भोजन की भारी कमी थी। वो विश्व युद्ध और हम उसका कारण हम पहले पढ़ ही चुके हैं। कड़ाके की ठंड थी और भारी बर्फबारी थी, उससे जनता का जीवन जो है वो कठिन हो गया था। शहर 2 भागों में बटा हुआ था। तो जो दाएं किनारे पे तो जो मज़दूरों की बस्तियां और कारखाने हुआ करते थे, और जो बाएं किनारे है वहाँ पे शाही महल, सरकारी कार्यालय और जो संसद थी रूसी साम्राज्य वाली ड्यूमा वो थी। अब देखिए क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। 22 फरवरी 1917 को एक कारखाने में तालाबंदी, लॉकआउट हो गया। अब 23 फरवरी को क्या है, 50 कारखानों के जो मजदूर हैं वो हड़ताल पे चले गए। महिलाओं ने हड़ताल का नेतृत्व किया था, इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में याद किया जाता है। अब मजदूर जो बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। अब आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ देखिए, सरकार ने कर्फ्यू लगाया लेकिन प्रदर्शन जारी रखे। 25 फरवरी 1917 को जार ने ड्यूमा को निलंबित कर दिया और 26 से 27 फरवरी को प्रदर्शन और तेज हो गए। पुलिस मुख्यालय पर हमला किया गया। लोग रोटी, उचित मजदूरी, कम कार्य घंटे और लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। देखिए फरवरी वाला ये चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, जो इंटरनेशनल कैलेंडर है और शायद जो रूस का कैलेंडर है उसमें थोड़ा आगे पीछे का कुछ रहता है। तो अभी तो इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से 8 मार्च को पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये घटनाएं फरवरी में घटित हो रही हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर जो सरकार है उसने जो है सेना को, देखिए सरकार में कंजर्वेटिव लोग ही थे, वो कहीं ना कहीं जार के ही समर्थन में थे। तो सरकार ने सेना को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जो मजदूर जो आके आ गए थे। तो अब जो सैनिक जो थे उन्होंने, जो मजदूर वर्ग था और ये जो महिलाएं थीं, इन पे गोली चलाने से इनकार कर दिया। कई रेजिमेंट जो थी उन्होंने विद्रोह कर मजदूरों का साथ दिया। अब 27 फरवरी 2017 को क्या हुआ, मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर पेट्रोग्राड सोवियत का गठन करा और सेना के अधिकारियों ने जार को पद छोड़ने की सलाह दी। और 2 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने सिंहासन त्याग दिया, एब्डिकेट कर दिया। और फिर जो ड्यूमा और जो सोवियत नेता थे उन्होंने मिलकर एक अस्थायी सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई और यह निर्णय लिया कि जो भविष्य में जो सरकार, मतलब अभी तो एकदम अंतरिम सरकार बना ली, बाद में ऐसे हुआ कि भाई निर्वाचित करेंगे, एकदम चुनकर सरकार बनाएंगे, तो बाद वाली जो भविष्य की जो सरकार होगी वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी और संविधान जो सभा है वो उसको तय करेगी। तो इसका निष्कर्ष ये हुआ कि भाई जो फरवरी क्रांति 1917 रूस की पहली सफल जन क्रांति थी, जिसने जारशाही का अंत कर दिया। मजदूर, महिला और सैनिकों की एकता के कारण ये क्रांति सफल हुई और रूस में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा, इसमें अभी तक किसान शामिल नहीं थे, इसमें महिलाएं थी, मजदूर थे और सैनिक थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोवियत एक है, तो सोवियत जो होते हैं वो रूस की स्थानीय स्वयंशासी संगठन होते हैं, उन्हें सोवियत कहा जाता है। अब देखिए फरवरी के बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट टॉपिक है। तो जब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई, इसके बाद अंतरिम सरकार बनी जिसमें सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। इस सरकार ने जनसभा करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी और पूरे जो रूस है उसमें सोवियत स्थापित करे, स्थानीय जो स्वयंशासी संगठन है वो, तो पूरे रूस में सोवियत संगठन बनाने स्थापित करे। फिर जो अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक हैं, उनके जो निर्वासित नेता है व्लादिमीर लेनिन, वो रूस से लौटा और अपनी अप्रैल थीसिस प्रस्तुत करी। उसमें जो लेनिन की मुख्य मांगे थी कि जो युद्ध है, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, उसमें जो उसको तुरंत समाप्त करो, किसानों को भूमि दिया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसके अतिरिक्त लेनिन की मांग थी कि जो बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए, मतलब ये निजी संपत्ति के एकदम विरोधी थे। तो शुरुआत में तो कई बोल्शेविक नेता लेनिन से सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में कुछ घटनाएं इस तरीके से हुई कि वो भी सहमत हो गए और गर्मियों में मजदूर आंदोलन तेज हुआ। फैक्ट्री समितियां थी, ट्रेड यूनियनें थी, सैनिक समितियां बनने लगी। जून 1917, फरवरी के बाद में जब जून आ गया तो जून 1917 तक लगभग जो 500 सोवियतों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में भाग लिया।
अब क्या हुआ, लेकिन बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ रहा था, तो इसने क्या, जो वो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, तो अंतरिम सरकार अब आंदोलनों को दबा रही थी क्योंकि बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ रहा था। तो उसमें कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 1917 के जो बोल्शेविक प्रदर्शन थे उन्हें कठोरता से कुचल दिया गया, जिससे कई नेता छिप गए या देश छोड़कर भाग गए। गाँव में अब किसान आ गए। जून 1917 तक देखिए, अब गाँव में किसानों ने समाजवादी क्रांतिकारियों, सोशलिस्ट जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उनके समर्थन में जुलाई से सितंबर 1917 के बीच में जमींदारों की भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए, जो निष्कर्ष ये है कि फरवरी क्रांति के बाद जो लेनिन की जो अप्रैल थीसिस हुई, मजदूर किसान आंदोलन हुए, बोल्शेविकों के बढ़ता प्रभाव था, इसने कहीं ना कहीं अक्टूबर क्रांति की नींव रखी। भाई फरवरी क्रांति में हुई, उससे तो राजशाही खत्म हुई। अब अक्टूबर क्रांति से क्या हुआ, किस तरीके से समाजवाद रूस में स्थापित हुआ, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। ये बैकग्राउंड है अक्टूबर 1917 की क्रांति। अब देखिए, जो अंतरिम सरकार, जो राजशाही का अंत करके जो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, और जो बोल्शेविक इनके बीच में संघर्ष बढ़ने पर व्लादिमीर जो लेनिन था, जो बोल्शेविकों का जो प्रमुख नेता था, उसने सरकार के विरुद्ध योजना बनाई। 16 अक्टूबर 1917 को उसने क्या है, पेट्रोग्राड सोवियत ने सोवियत जो अलग अलग जगह बन रखी थी, जो मेन सोवियत थी पेट्रोग्राड सोवियत ने सत्ता पर कब्जे की योजना को मंजूरी दी, और लियोन ट्रोट्स्की जो था, इसके नेतृत्व में सैन्य क्रांतिकारी समिति बनाई। 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हुआ। अक्टूबर क्रांति, प्रधानमंत्री केरेंस्की जो है सैनिक बुलाने के लिए शहर छोड़ गए। बोल्शेविक जो थे उन्होंने सरकारी कार्यालयों, टेलीफोन, टेलीग्राफ केंद्रों, विंटर पैलेस पे कब्जा कर लिया। युद्धपोत आरोरा की गोलाबारी हुई, तो उसके बाद सरकार जो थी, अंतरिम सरकार, उसने आत्मसमर्पण कर दिया, और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस जो थी, उसमें सभी नेता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बोल्शेविक कार्रवाई को मंजूरी दे दी कि भाई हाँ ठीक है, क्योंकि सरकार इतना गलत कर रही है। तो मॉस्को सहित अन्य शहरों में भी विद्रोह हुआ। दिसंबर 1917 तक आते आते बोल्शेविक थे, उसने मॉस्को पेट्रोग्राड क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो अक्टूबर के बाद में देखिए, यहाँ नेक्स्ट है क्या बदला। देखिए, बोल्शेविक जो थे वो निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी के पूरी तरीके से विरोधी थे। नवंबर 1917 में ही उन्होंने अधिकांश उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, यानी सरकारी नियंत्रण उन पर स्थापित हो चुका था। भूमि को उन्होंने सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। जो किसान थे वो जमींदार कुलीन वर्ग की जमीन पर कब्जा करने की अनुमति उन्हें मिल गई थी। शहरों में जो बड़े जो मकान थे उन्हें जो उनके मालिकों से छीन लिया गया, और परिवारों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें बांट दिया गया, ताकि जो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उन्हें रहने को मतलब आवास मिल सके। और कुलीन वर्ग की जो पुरानी उपाधियां थी, टाइटल्स थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। 1918 में जो सेना और सरकारी अधिकारियों के लिए एक नई वर्दी बनाई गई, तो उसमें जो सोवियत टोपी है वो चुनी गई, जिसका नाम है बुदियोनोवका। उसे चुना गया एक राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए सब ये किया जा रहा था। अब देखिए, राजनीतिक परिवर्तन क्या आ रहे थे। अभी बोल्शेविक पार्टी देखिए, कहीं ना कहीं ये सभी पार्टियों पे भारी पड़ने लगी थी, अब वो आगे आएगा। तो बोल्शेविक पार्टी है, उसने नाम बदल के रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख लिया। नवंबर 1917 के संविधान सभा चुनाव में बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला, लेकिन जनवरी 1918 में क्या है, संविधान सभा ने बोल्शेविक प्रस्तावों को अस्वीकार कर लिया, इसलिए लेनिन ने संविधान सभा ही भंग कर दी। जो अन्य जो लोग थे, जो सोवियत कांग्रेस थी, उन्होंने जो बोल्शेविक जो कार्यवाही थी उसको मंजूरी दी थी। तो बाद में जो संविधान सभा हुई उसमें इन बोल्शेविकों को प्रभुत्व मिला नहीं, तो उसमें इन्होंने बहुमत मिला नहीं, सॉरी। तो इन्होंने जो लेनिन था उसने संविधान सभा को ही भंग कर दिया कि भाई ये गलत है। मार्च 1918 में फिर जो बोल्शेविक हर तरीके से, हर सैन्य उसमें आप देख लो, राजनीतिक उसमें देख लो, सब में वो प्रभावी हो चुके थे। मार्च 1918 में उन्होंने क्या करा, बोल्शेविकों ने जर्मनी के साथ एक ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि करके एक शांति स्थापित करी। बाद में रूस में एक दलीय वन पार्टी राज्य बन गया, मतलब एक ही पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी। इसने सभी जो पार्टी हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, ये जो कुछ इसके पक्ष में भी थी, उन सबको इसने हटा दिया, ये केवल खुद रही। और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस देश की संसद बन गई। ट्रेड यूनियन थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में अब आ गए। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखिए किस तरीके से हुए। जो गुप्त पुलिस है, चेका, बाद में ओजीपीयू और बाद में एनकेवीडी कहलाई, ये सरकार के विरोधियों को दंडित करने लगी थी। कई युवा लेखक और कलाकार पहले तो देखिए समाजवाद का समर्थन करते हुए पार्टी से जुड़े। कला और वास्तुकला में नए नए प्रयोग हुए, लेकिन सेंसरशिप इतनी ज़्यादा थी, अभिव्यक्ति पे नियंत्रण था कि भाई कई लेखक और कलाकार जो हैं वो बाद में निराश हो गए। इससे देखिए गृह युद्ध की स्थिति कैसे आई। देखिए, पहले तो देखिए, स्वायत्ता होती है अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार, ऑटोनॉमी, द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स। और घुमंतु हैं, घुमंतु हम देखें तो नोमेडिज्म,
यानी ऐसे लोग जो किसी एक जगह पे रह के ठहरते नहीं हैं, बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। अब ये इन दोनों जो है आगे आएगा, देखिए। तो गृह युद्ध के कारण क्या थे उस वक्त? बोल्शेविकों द्वारा जो भूमि पुनर्वितरण के आदेश के बाद रूसी सेना टूटने लगी थी। जब बोल्शेविकों ने कहा कि भाई जो है ये ज़मीन जो है खेत इन्हें बांटो। अब क्या था, कारण ये था कि जो अधिकांश जो सैनिक थे वो किसान थे, इसलिए वो अपनी ज़मीन लेने के लिए घर जाना चाहते थे और उन्होंने अपनी सेना छोड़ दी। और जो गैर बोल्शेविक थे, जो समाजवादी थे, उदारवादी थे या जार समर्थक थे, वो सब बोल्शेविक क्रांति का वो विरोध कर रहे थे। वो जिस तरीके से बड़े पैमाने पे वो जो चेंजेस कर रहे थे। तो गृह युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या हैं? जो विरोधी नेता थे वो उन्होंने दक्षिणी रूस में जो सेना संगठित करके बोल्शेविकों को रेड्स कहा गया है, उनके खिलाफ युद्ध शुरू करा। तो 1918 से 1919 में ग्रीन्स जो समाजवादी क्रांतिकारी थे और जो वाइट्स जो जार समर्थक थे, उन्होंने रूस के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर लिया। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जो जापान है वो वाइट्स को समर्थन दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो देश हैं ये समाजवाद के प्रसार से चिंतित थे। तो गृह युद्ध के दौरान जो है लूटपाट, डकैती और अकाल व्यापक हो गए। लेकिन देखिए जो उसमें जो ये इन देशों का, तो देखिए जो गृह युद्ध के जो कारण थे, जो बोल्शेविक है वो जैसे बताया कि जो वाइट्स जो थे ये किसानों से जो छीनी गई जो ज़मीन है, मतलब जो बोल्शेविक के जो अगेंस्ट ग्रुप थे उनमें से जो वाइट्स थे, जिन जो जार के समर्थन में थे, जिन्हें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान से जो सहायता मिल रही थी, फिर भी ये लोग बोल्शेविकों के खिलाफ सफल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि जो वाइट्स थे, इन्होंने जब किसानों ने अपनी इनसे संपत्ति छीन ली थी, तो इन्होंने किसानों के खिलाफ बहुत बदसलूकी करी थी। तो कहीं ना कहीं बोल्शेविक चाहे गलत कर रहे हों, लेकिन वाइट्स ने इतना गलत कर दिया था। और इतिहास उनका यही था कि इतिहास से भी वो नाराज़ थे कि भाई ऐतिहासिक तौर पे भी उन्होंने आम जनता को लूटा ही है। तो कहीं इसलिए भारी देशों के समर्थन के बावजूद भी बोल्शेविक जो हैं वो सफल रहे, और ये जो वाइट्स हैं और जो अन्य जो उदारवादी थे और ये जो कंजर्वेटिव थे, ये लोग सफल नहीं हो पाए। ये यहाँ पे बता रखा है। जनवरी 1920 तक बोल्शेविकों ने अधिकांश रूसी साम्राज्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उन्होंने जो गैर रूसी जो राष्ट्रीयता हैं और मुस्लिम जदीदियों का सहयोग मिला। यूएसएसआर का गठन भी हुआ। देखिए दिसंबर 1922 में बोल्शेविकों ने सोवियत संघ यूएसएसआर की स्थापना करी। अधिकांश जो गैर रूसी क्षेत्र हैं उन्हें राजनीतिक स्वायत्तता दी गई कि वो भाई अपने हिसाब से चला सकते हैं, विचारधारा एक होगी लेकिन आप अपने हिसाब से शासन चलाइए। लेकिन कठोर नीतियाँ थी, जैसे घुमंतुवाद है जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, उस पर रोक लगाई। उसी कारण सभी राष्ट्रीयताओं को पूर्ण रूप से जो है समर्थन नहीं मिला था, जो बोल्शेविकों की जो विचारधारा थी। अब देखिए समाज का निर्माण, नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। देखिए गृह युद्ध के दौरान जो युद्ध है, उद्योग हैं और जो बैंक हैं, गृह युद्ध के दौरान जो है उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो जारी रखा गया। किसानों को समाजीकृत यानी जो सोशलाइज जो भूमि थी, समाजीकरण जिनका कर दिया था, उस भूमि पर खेती करने की अनुमति दी गई। जो जब्त करी जा रही थी जो कुलीनों से जो भूमि, जमींदारों से, उस पर सामूहिक खेती, कलेक्टिव फार्मिंग का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सुधार देखिए जो करा बोल्शेविकों ने, केंद्रीकृत योजना सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लागू करी। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। तो जो पहली जो 2 पंचवर्षीय योजनाएं थी 1927 से 1932 और 1933 से 1938, इस दौरान जो है औद्योगिकरण में काफ़ी सरकार का जोर रहा। तो औद्योगिक विकास के लिए सभी वस्तुओं की कीमतें तय कर दी। और 1929 से 1933 के बीच में तो देखिए आप तेल, कोयला और इस्पात का उत्पादन लगभग 100% तक बढ़ गया था और नए नए औद्योगिक नगर, फैक्ट्री सिटीज़ जो हैं वो स्थापित करे गए। लेकिन देखिए जो कोई भी जो औद्योगिकरण तेज़ी से होता है तो वो कुछ अपने साथ ड्रॉबैक्स भी लाता है। देखिए जो इतनी तेज़ी से जो औद्योगिकरण हो रहा था, काम की परिस्थितियाँ देखिए अत्यंत ख़राब थी। जो मैग्नीटोगोर्स्क एक जगह बता रखी है, वहाँ पर केवल 3 वर्षों में जो इस्पात का कारखाना बना। लेकिन इस दौरान जो मज़दूर हैं उन्हें नारकीय जीवन जीना पड़ा। पहले ही वर्ष जो 550 बार काम को रोकना पड़ा। और श्रमिक जो आवास थे उसमें जो बुनियादी सुविधाएं थी, बेसिक नेसेसिटीज़ थी, उनका अभाव था। लेकिन देखिए कुछ जो सामाजिक सुधार भी करे गए। एक शिक्षा व्यवस्था का विस्तार किया गया। जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, उन्हें विश्वविद्यालयों में प्रवेश का अवसर मिला। महिला श्रमिकों के जो बच्चों के लिए जो है क्रेच बनाए गए और श्रमिकों के लिए आदर्श रिहायशी मकान, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए।
लेनिन सरकारी संसाधनों की कमी के कारण इन योजनाओं का लाभ सभी को समान रूप से हालांकि नहीं मिल पाया, क्योंकि संसाधन सीमित थे, और एक सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवा है वो उपलब्ध करवाई। ये एक सामाजिक सुधार थे बेसिकली। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है स्टालिनवाद और सामूहिकरण, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। देखिए जब 1927 से जो 1928 के बीच में सोवियत रूस के जो शहर थे उसमें अनाजों की भारी कमी हुई। सरकार ने क्या है अनाज की कीमतें तय कर दी, लेकिन किसान कम कीमत पर अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। लेनिन की मृत्यु के बाद जो स्टालिन था वो कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बना। बोल्शेविकों ने अपनी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया था। उस पार्टी का नेता व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन बना। अब स्टालिन की नीतियाँ क्या थी? देखिए स्टालिन का मानना था कि जो कुलक जो रूसी जो तत्कालीन जो रूस का क्षेत्र था वहाँ समृद्ध किसानों के लिए शब्द काम में लिया जाता था कुलक। तो वो स्टालिन का मानना था कि कुलक अधिक लाभ के लिए अनाज छिपा रहे हैं। तो 1928 में पार्टी जो सदस्य थे उन्होंने अनाजों की जबरन वसूली करी और इन कुलकों पर छापे मारे। सरकार ने सामूहिक खेती लागू करने का निर्णय लिया, यानी खेतों का सामूहिकरण कर दिया। उन्हें लगा ये जो निजी खेत हैं, छोटे छोटे खेत हैं, तो इनसे क्या है पैदावार इतनी हो नहीं पा रही है, तो खेतों का इन्होंने सामूहिकरण कर दिया। अब देखिए सामूहिकरण क्या है? 1929 में सभी किसानों को सामूहिक खेती यानी कोलखोज में खेती करने के लिए मजबूर किया गया। जो भूमि और जो पशु और कृषि उपकरण सामूहिक खेतों के स्वामित्व में दे दिए। किसान जो है मिलकर खेती करते थे और जो लाभ है वो आपस में बांट लिया जाता था। लेकिन किसानों का विरोध था। देखिए किसान जो थे उन्होंने सामूहिकरण का विरोध करा और अपने पशुओं को मार दिया। 1929 से 1931 के बीच में जो मवेशियों की संख्या है वो लगभग 1/3 घट गई। विरोध करने वाले किसानों को निर्वासित कर दिया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था, और जो सरकार जो है स्वतंत्र खेती करने वालों के साथ कठोर व्यवहार करती थी। तो ये था। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि जो सामूहिकरण के बाद भी कृषि उत्पादन तुरंत नहीं बढ़ा था। 1930 से 33 के बीच में खराब फसलों के कारण बल्कि अकाल भी पड़ा था। तो इस अकाल में 40 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। अब तो जो कई लोग थे वो स्टालिन की नीतियों की आलोचना करते थे। स्टालिन ने आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाया और 1939 तक 20 लाख से अधिक लोगों को जेलों, श्रम शिविरों, लेबर कैंप्स में भेज दिया। अनेक निर्दोष लोगों से यातना देकर झूठे अपराध कबूल करवाए गए और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। इसे स्टालिनवाद कहा जाता है। ये यहाँ पे इस पैरा में यही बता रखा है कि कैसे स्टालिन ने लोगों को परेशान करा अब उसकी नीतियाँ न मानने पे। लास्ट टॉपिक है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का जो वैश्विक प्रभाव। देखिए यूरोप की जो सभी समाजवादी पार्टियां हैं वो बोल्शेविकों की जो सत्ता प्राप्त करने का जो तरीका था उससे सहमत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेहनत कशों का राज्य यानी वर्कर्स स्टेट की स्थापना ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करा। कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बोल्शेविकों ने जो उपनिवेशवाद जो लोग थे, जैसे भारत भी एक उपनिवेश, ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, तो उन लोगों को समाजवादी आंदोलन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करा। और 1920 में पूर्वी देशों के लोगों का सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट आयोजित किया गया और कॉमिंटर्न की स्थापना की गई, जो बोल्शेविक समर्थक समाजवादी दलों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। अनेक विदेशी छात्र थे जिन्होंने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा प्राप्त करी। द्वितीय विश्व युद्ध तक सोवियत संघ ने समाजवाद को एक वैश्विक पहचान। देखिए यूएसएसआर की आलोचना भी करी जा रही थी। 1950 के दशक तक यह स्वीकार कर लिया गया कि जो सोवियत शासन है वो जो रूसी क्रांति हुई थी 1905 में या 1917 में उसके आदर्शों के अनुरूप नहीं था। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी सोवियत जो व्यवस्था है उसकी आलोचना होने लगी थी। सोवियत संघ एक पिछड़े देश से यद्यपि महाशक्ति तो बन गया था, उद्योग और कृषि का विस्तार भी हो रहा था और गरीबों की स्थिति में भी सुधार हो रहा था, लेकिन नागरिकों को जो मौलिक स्वतंत्रताएं नहीं मिल रही थी। विकास जो कार्य करे जा रहे थे वो दमनकारी नीतियों के माध्यम से लागू किए गए थे। तो कंक्लूजन ये है कि 20वीं सदी के अंत तक समाजवादी देश के रूप में यूएसएसआर की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा घट गई थी। फिर भी समाजवाद, वहाँ के जो लोग हैं वो समाजवाद के आदर्शों का अब भी सम्मान करते हैं। विभिन्न देशों ने समाजवाद की अवधारणा को अपने अपने तरीक़ों से अपनाया और विकसित करा। समाजवाद का देखिए एक बेसिक लाभ जो हमें दिखते हैं, तो देखिए जो स्वास्थ्य है, जो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो स्वास्थ्य सेवा सबके लिए उपलब्ध करवाई गई है, एक ये बड़ा सुधार है। एक शिक्षा का द्वार सबके लिए खोल दिया गया है। एक पर्टिकुलर तबका नहीं है जिसे शिक्षा का अधिकार है। वो जो शिक्षा है एक जैसे अपने एग्जाम्पल है इंडिया में, अगर आईआईटी जो एक वेल टू डू पेरेंट्स का बच्चा है वो भी जा सकता है, तो एक गरीब माँ बाप का बच्चा भी अपनी योग्यता के बल पर सेम कॉलेज में पढ़ सकता है। एक शिक्षा का जो द्वार है वो सबके लिए खोला। स्वास्थ्य सेवा जैसे मैंने बताई सबके लिए, तो ये कुछ सुधार थे। लेकिन फिर भी जिन
कठोरता से इन नीतियों को रूस में लागू किया गया वो सही नहीं था। पूरा चैप्टर में यही बताया गया कि किस तरीके से समाजवाद का विचार अपना और यूरोप में और रूस में फिर ये किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के का एक मुख्य आधार बना स्थापना में, और किस तरीके से 1905 में जो रूस का जो जार था उसने ड्यूमा की स्थापना करी। फिर जो अंतरिम सरकार बनी वो भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई। फिर उसके बाद में 1917 की क्रांति हुई जिसमें कि राजशाही का अंत हुआ। उसके बाद में लेनिन ने अप्रैल थीसिस बता रखा है, प्रस्तुत करी, उसके क्या विचार थे। फिर स्टालिन जो आया उसने क्या नीतियाँ अपनाई, पूरे चैप्टर में बेसिकली ये बता रखा है। ये एक महत्वपूर्ण विश्व जो मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है जिसने विश्व राजनीति और यूरोप की राजनीति को तो प्रभावित करा ही करा।